बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख दी है। ये चिट्ठी मोहब्बत की दुकान को लेकर लिखी गई है। चिट्ठी बीजेपी के 3 सांसदों ने लिखी है और उन 3 सांसदों के नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूजा महाजन और प्रवेश साहिब सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सांसदों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सांसदों ने लिखा है कि आपके मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर अच्छा लगा है। सांसदों ने आगे लिखा कि अमेरिका में आपने इस मोहब्बत की दुकान से अपनी मातृभूमि और देश के लिए जी भर कर नफरत फैलाई। वैसे नफरत फैलाना आपके परिवार और आपकी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वे चीख चीख कर इन हिस्सों की गवाही देंगे। ये पत्र लिखा गया है और इसी पत्र पर हम बातचीत करने लगेंगे, क्योंकि जिन 3 सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी है उनमें से एक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास पर चलेंगे। राज्यवर्धन जी, लगातार इस तरह की चीजें देखने आ पाई हैं और यह भी देखने में आया है कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो तमाम ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं जो देश की बातें हैं। वो ये कहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है और मैं इकलौता हूं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाकर बैठा हूं। क्या कहेंगे? जयशंकर साहब ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के बयानों का विदेशी जमीन पर मतलब क्या है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके बहुत बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पूरी तरह से ये देश में ये नाटक करते फिर रहे हैं कि अगर मतलब मोहब्बत अगर करनी है तो यही कर सकते हैं, जबकि इनका पूरा का पूरा जो इतिहास रहा है, जो अंकित है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, वो इतिहास इनका सिर्फ नफरत बोने का रहा है। चाहे वो देश के प्रति हो या खुद इनके परिवार के प्रति हो, इनके जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके प्रति हो, या फिर जो देश के बड़े बड़े नेता रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनके प्रति हो। ये इन्होंने हर तरफ नफरत ही करी है और उसके उदाहरण हमने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं जो रिकॉर्डेड है। जैसे हमने दंगों का लिखा है, और दंगे तो इनके सबसे ज्यादा इन्हीं के समय हुए, लेकिन हमने उन दंगों का लिखा है जहां पर इनके परिवार के लोगों के बयान आए। जैसे जब महाराष्ट्र में आजादी के तुरंत बाद जब दंगे हुए, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और नेहरू उस समय कहते हैं ये तो होना ही था। आप सोचिए, आज के जमाने में इस तरह की बात, उस समय ये प्रचार वगैरह इनके हाथ में होता था, सब कुछ दबा दिया इन्होंने। उसी तरह से राजीव गांधी ने जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिख दंगे हुए, कत्ले आम हुआ, उसके बाद दिल्ली के बोट क्लब में उन्होंने ये कहा कि आक्रोश है जनता में, देश के लोगों में गुस्सा है और सुनते हैं धरती हिल रही है, और फिर कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। आप देखिए क्या बयान है इनके। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो मशहूर गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, आपने सबने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी एक कविता में उन्होंने नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी। 1 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। ये रिकॉर्डेड है, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उसी तरह एक और संगीतकार है किशोर कुमार साहब, उन्होंने इनके एक अधिवेशन में गाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। उनको 1 साल के लिए ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया। याद रखिए, उस समय ऑल इंडिया रेडियो के अलावा और कोई साधन नहीं होता था देशवासियों तक पहुंचने का। तो अनेकों उदाहरण है। इन्होंने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने परिवार की बहू को रात को 11 बजे घर से बाहर एक छोटे बच्चे के साथ निकाल दिया था। और वो खुशवंत साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से गाड़ी को कहा कि जहां भी जाना चाहे छोड़कर आ जाना। इन्होंने अपने पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, किस तरह से उनको हटाया गया, किस तरह से बेइज्जत करा गया, उनकी धोती खोल दी गई, उनको एक बाथरूम में बंद कर दिया गया। इस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी को गद्दी पे बिठाया। मतलब कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल राज्यवर्धन साहब, ऐसा ही एग्जाम्पल और इसी तरह के उदाहरण दे रहे हैं राशिद अल्वी कहते हैं कि जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, पहले तो कहते थे कि भारतीयों को भारतीय कहने में शर्म आती थी, अब ऐसा नहीं है। वो भी ढूंढ के इस तरह के उदाहरण लेकर आ रहे हैं। नहीं तो इसमें भारतीयों का जो मान सम्मान था वो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ही तो बनाती है। आप राशिद अल्वी साहब की क्या बात कर रहे हैं? हम जब खेलने जाते थे विदेश में तो हम एक अलग लाइन में खड़े होते थे। यूरोपियंस बिल्कुल फर्राटे से जो इमिग्रेशन था वहां से निकल जाते थे और हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और इन देशों के साथ में खड़े होते थे। तो हमें नहीं लगता था कि मतलब पाकिस्तान के साथ हमारे को खड़ा करा हुआ है। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी इज्जत कौन मनाएगा? आपका ये मानना है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब भारतीयों को या भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है?
बिल्कुल। तो ये आज हर सेक्टर के अंदर भारतीयों को किसी भी सेक्टर में विदेश जाते हैं, उनका अलग मान सम्मान होता है। अरे आप जी। इंडिया से आए हो, इस तरह की बातें होती हैं। आप भी जानते हैं और आपके सुनने वाले भी जानते जी। हैं। तो प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब यही था। उस समय के प्रधानमंत्री, हम सबको गुस्सा आया था जब मनमोहन साहब को बोला गया क्या अम, देहाती, कुछ देहाती ऐसा करके कुछ शब्द कहा था ना पाकिस्तान वालों ने, जी। चाहे वो कांग्रेस के हो। हमें बहुत गुस्सा आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बेइज्जत क्यों करा जा रहा है। बट ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि कमजोर लीडरशिप थी। आप आईपीएल देखते हैं, आपके दर्शक आईपीएल देखते हैं, हर बोलते हैं कप्तानी मजबूत होनी चाहिए। अरे जब 11 लोगों की कप्तानी मजबूत होनी चाहिए तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की कप्तानी मजबूत नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन राज्यवर्धन साहब, क्या ये कोई कोई इंटरनेशनल साजिश है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाने वाले होते हैं, उसके पहले राहुल गांधी या तमाम ऐसे लोग इस तरह के बयान देते हैं जो कि कहीं ना कहीं देश की साख पर बट्टा भी लगता है और उस तरह की चर्चा हो विदेशों में। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर हैं और उससे पहले राहुल गांधी इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये कोई छवि खराब करने की कोशिश है? ये कोई एक साजिश है? देखिए, देश के अंदर राहुल गांधी समर्थन मिल नहीं रहा। देश के बाहर जिनके पेट में दर्द होता है, जिनको कष्ट होता है कि हिंदुस्तान इतना क्यों मजबूत हो रहा है, आखिर उस तरह का मुकाबला तो है ही। और कुछ कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, उनके अंदर कुछ तरह की एजेंसीज इस तरह से हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, और उस तरह की एजेंसीज का खूब समर्थन इनको मिल जाता है, लोग इकट्ठे कर देते होंगे। आपने अगर देखा हो, मैंने एक व्हाट्सएप देखा था, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, मैं तो सिर्फ देख, और मैं ये मतलब मैंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया इसके अंदर। इनका एक कार्यक्रम था न्यूयॉर्क या कहीं पर, उसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजर्स वो एक ही समुदाय के थे। जी। कहां से थे, क्या फंडिंग हो रही थी? तो ये तो प्रश्न उठता ही है कि इनको वहां बाहर हो सकता है किसी ऐसी एजेंसीज का समर्थन मिल रहा हो जो देश को आगे बढ़ते हुए ना देखना चाहते हो। मेरा ये तो सिर्फ प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अब बड़ी बहस चल रही है राज्यवर्धन जी, यानी कि नफरत का मेगा मॉल और मोहब्बत की दुकान। पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। आप लोगों ने एक चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन क्या देशव्यापी या राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कोई मुहिम चलाएंगे कि देश के वो लोग जो इस तरह की बयानबाजी देश के खिलाफ करते हैं विदेशी जमीन पर, वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लोगों के लिए ठीक नहीं? देखिए, जब बच्चे गलती करते हैं तो 2-4 बार उसको इग्नोर करा जाता है, समझाया जाता है। जब वो बार बार इस तरह से और बार बार करते रहे और वो भी देश को हानि पहुंचाए, तब तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। और हम सब ने बात करके ये कहा कि हमें बड़ी लॉजिकली, ये नहीं कि हम विरोधी हैं तो हम कुछ भी कहेंगे, नहीं, हमने रिकॉर्डेड हिस्ट्री से कराए। तो हमने जितने भी कमेंट्स उसमें दिए हैं, कोट्स दिए हैं, वो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है और वो नॉन बीजेपी लोगों ने कहा हुआ है। आप प्लीज अंडरलाइन दिस, नॉन बीजेपी ऑथर्स हैव रिटन दो स्टेटमेंट। इन्हीं के लोग, बल्कि मार्गरेट अलवा साहब ने लिखा हुआ है। मार्गरेट अलवा जी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से बेइज्जती करते हैं इनके पार्टी वालों को। नरसिम्हा राव साहब का देहांत होने के बाद पार्थिव शरीर को एआईसी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं घुसने दिया। मतलब देश के प्रधानमंत्री, उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और पार्किंग में खड़ा हुआ था वो। इतनी नफरत हो सकती है इस परिवार को? ये तमाम सारी बातें, और आप इसका विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राठौड़ साहब आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला, चर्चा की। और कुल मिलाकर बीजेपी ये साफ कह रही कि अब किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इसलिए हमने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में तमाम तरह के ऐसे उदाहरण दिए कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत की दुकान लगाती है।